अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ये चौथी जमात का ईवीएस है, सबक नंबर 2, जानदारों का बाहमी ताल्लुक। तो ये पार्ट 1 है ईवीएस का। तो चलिए इसको पढ़ के देखते हैं कि जेल की पहली आप यकीनन बूझ लेंगे। चलिए पहली पढ़ के देखते हैं। भरी दोपहर छाँव घनेरी, भरी दोपहर छाँव घनेरी, रुक जाना दो घड़ी, तना है मोटा पेड़ पुराना, तना है मोटा पेड़ पुराना, दाढ़ी उसकी बड़ी बड़ी। तो ये जो है मैं तो समझ गई, ये है कि एक बड़ा सा घना पुराना पेड़ है। तो जो जितना भी पुराना पेड़ होता है ना, तो उसका घनापना ज्यादा होता है। तो लोग क्या करते हैं, उसमें छांव को यूज करते हैं, उसमें छांव उन लोग को मिल जाती है। जैसे देखो ये तस्वीर में है ना। तो इस पहेली का जवाब बहुत आसान है। क्या आपने पहेली बूझ ली? तो देखिए हमने तो बूझ ली। तो छांव के लिए कौन सा दरख्त इंसान के लिए फायदेमंद है? तो यहाँ पे हम लोग बरगद है, बहुत सारे बड़े बड़े जो घने घने पेड़ होते हैं ना, ये बरगद ही है। देखिए जिसका ये इतने लंबे लंबे, इसकी दाढ़ी को यहाँ पे कहा जा रहा है ना, ये लंबे लंबे लटकते रहते हैं। तो ये बहुत घना पेड़ होता है, तो इसमें छांव के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। बताइए तो भला, माहौल में मौजूद कई नबातात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। नीचे कुछ नबातात के नाम दिए हुए हैं, उनके पत्ते हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पहले देखेंगे पान। पान का पत्ता हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। पान खाते हैं ना आप लोग, बच्चे लोग। मैं तो खाती हूँ मीठा पान कभी कभी, हाँ, रोज नहीं खाती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मीठा पान पसंद है। लेकिन रोज नहीं खा सकते ना बेटा, तो इसलिए मैंने इसका पेड़ ही घर में उगा लिया है। तो जब मुझे मन करता है मैं पत्ते तोड़ती हूँ और उसके अंदर गुलकंद रख के खा लेती हूँ। ठीक है। अब यहाँ ढाक का जो पेड़ है, इसको कहते हैं, ये जो है ब्रह्मा के, जो ब्रह्मा भगवान है ना हिंदुओं के, उनको ये लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ के लिए ढाक के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उसके जो फूल होते हैं, ऑरेंज रंग के फूल होते हैं, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। उसको जैसे हम लोग का जो जर्दे का कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा होता है। पलास के पत्ते भी इसी को कहते हैं, पलास का पेड़ भी ढाक के पेड़ को ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 2 मालूमात हमने दिए। और इस पत्ते को बहुत खास इसके पत्ते होते हैं, हर डाल पे 3 पत्ते एक साथ उगते हैं, ये इसकी पहचान है। तो कहीं भी आपको दिखे ना कि एक डाल में 3 पत्ते एक साथ एक लड़ी में होते हैं, तो ये होते हैं प्लास के पत्ते, यानी ढाक के पत्ते। तो जो ये है, इनके फूल होते हैं, वो फूल का हार बनता है और वो हार ब्रह्मा जी के पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने मालूमात निकाली है आपको बताने के लिए। मेथी तो आपको पता है कि मेथी की हम सब्जी भी खाते हैं। सूखी मेथी दाना जो है वो सब्जी और दाल मसाले वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये भी पत्ते जो है सब्जी बनाई जाती है। अडुलसा जो होता है एक लाल रंग का फूल होता है, सुबह नहर पेट खाया जाता है ताकि पेट की सारी गंदगी एक साथ निकल जाए। बहुत ही चिकनापन उसके अंदर होता है, जब हम चबाते हैं ना। मैं खाती हूँ कभी कभी, जब मैं वॉकिंग को जाती हूँ ना, तो अडुलसा के पेड़ जब भी कहीं नजर आते हैं, तो मैं उसकी जो कली होती है ना, वो लाल रंग का होता है फूल जब खिलता है, तो लेकिन कली लाल ही होती है, लेकिन वो बंद होती है और लंबी सी होती है। तो उसको तोड़ ले 1-2 और खा ले, तो सुबह सुबह खा लेने थे नहर पेट, तो बहुत पेट साफ हो जाता है और पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है अडुलसा का पेड़। अब यहाँ पे किरियापात है। ये किरियापात जो होता है एक कांटेदार, ये इसके जो पत्ते होते हैं, ये पेड़ थोड़ा श्रब है यानी कांटेदार है, लेकिन इसका जो फूल होता है ना, वो पीले रंग का होता है और इसके पत्तों का जो शेप है वो बहुत खूबसूरत होता है। तो ये किरियापात एक पत्ता है और इसके फूल पीले रंग के होते हैं, घने घने गोल गोल, बहुत प्यारा इसका रंग होता है। पीले रंग के पत्ते, फूल जो है पीले रंग के और पत्ते हरे, लेकिन बहुत ही कांटेदार इसका जो है दरख्त होता है और ये कम पानी में ही उग जाता है। तो हमने जाना जानदारों की जरूरतें माहौल से पूरी होती हैं। हवा, पानी, ग़िज़ा और मस्किन यानी घर जैसी हमारी कई जरूरतें हैं, हमारी ये जरूरतें माहौल से ही पूरी होती है। सही है ना। ये सारी जरूरतें हैं, कपड़ा, मकान, घर, खाना पीना और पानी, ये सारी जरूरतें तमाम जानदारों के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा जरूरी है। माहौल से ही ये जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन हर किस्म के जानदारों की जरूरतों में फर्क होता है। दिन भर में चूहा जितना पानी पीता है ना, उतना पानी से हाथी की एक वक्त की प्यास भी नहीं बुझ सकती। जाहिर सी बात है ना, साइज देखो कितना बड़ा छोटा है। अब थोड़ी तफरी की बातें हो जाए। तितली फूलों में मौजूद मीठे रस से अपनी भूख मिटाती है, क्या मेंढक ऐसा कर सकता है? बकरी दरख्तों के पत्ते खाती है, क्या इसलिए शेर भी वही खाएगा?
मछली पानी में सांस ले सकती है, लेकिन क्या कबूतर ऐसा कर सकेगा? पानकंस पानी में नशोनुमा पाता है, क्या इसी तरह नींबू और बैगन भी पानी में उग सकते हैं? अब यहाँ बताइए तो भला, मछलियां अगर तय कर ले कि वो पानी छोड़कर जमीन पर रहेंगी तो क्या वो ऐसा कर सकेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए ये करके देखते हैं। हींग की 2 खाली डिब्बे ले लीजिए, इस तरह से 2 डिब्बे ले लीजिए, हींग के ही ना हो, कोई भी हो, और उनको नंबर 1 नंबर 2 दे दीजिए। इसमें इतनी मिट्टी डालिए कि वो पौन भर जाए, यानी पौना इसको भर देना है मिट्टी से। बीज बोने के लिए पानी डालकर मिट्टी के मुनासिब हद तक गीला कीजिए। मिट्टी को हल्का सा नम कर लीजिए, गीला करिए। अखवे निकलते हुए मिट्टी के 2 बीज इन दोनों डिब्बों में बो दीजिए। कोई भी अखवा निकला हो, मटकी होता है ना, मटकी का जो बीज होता है उसमें थोड़ा सा अखवा जब निकल जाता है, अखवा कैसे निकलेगा? रात भर आप इसको भिगो दीजिए और उसको क्या करिए, फिर कपड़े में बांधकर कहीं टांग दीजिए, कोई भी अनाज को, तो उसके अंदर अखवे निकल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा उसमें उगाने लायक उग जाता है, तो उसको इस तरह से डाल दिया गया है। और डब्बा 1 में क्या करना है, रोजाना सिर्फ 1 मरतबा 2 चमचे पानी डालना है। डब्बे 2 में, यानी देखो नंबर 1 नंबर 2, यानी 2 डब्बे में इस तरह किया गया है। ये बताया जा रहा है कि पानी की मात्रा कितना दी जाती है। तो ये अमल 6 दिन तक दोहराइए। 2 चम्मच पानी इसमें डालना है और इसमें 4 चम्मच डालना है ना। डब्बा नंबर 2 में रोजाना 4 मरतबा 4 चमचे पानी दीजिए। ये अमल 6 दिन तक दोहराइए। इससे आपको क्या मालूम हुआ? डिब्बा नंबर 1 का पौधा ठीक ठाक नशोनुमा पाया गया, लेकिन डब्बा नंबर 2 का पौधा सड़ने लगा। इससे क्या जाहिर होता है? जो नबातात आबी नबातात नहीं होती वो दलदली जमीन में नहीं रह सकती, तो जरूरत से ज्यादा पानी मिलने पर वो सड़ जाती है। समझ गए बच्चों? कुछ पौधों को पानी कम लगता है, कुछ को ज्यादा लगता है, तो ये समझ के ही देना चाहिए। हर किस्म के जानदारों की जरूरतें जहां पूरी होती हैं वहां वो वही पाए जाते हैं। अब शेर को ही देख लीजिए। शेर के जिस्म में पट्टे होते हैं। शिकार के लिए शेर घास में छुपकर घात लगाता है, यानी उसको शिकार करना होता है ना, वो छुप जाता है पेड़ों के पीछे। तो शेर के जिस्म के पट्टों की वजह से शिकार को शेर का पता ही नहीं चलता। घास के खित्ते में हिरन, नीलगाय, जंगली बैल जैसे हैवानात होते हैं। भूख लगने पर शेर उन्हें खाकर अपना पेट भर सकता है। गर्मियों में भी ना सूखने वाले पनघट का करीब होना और इस इलाके में घनी झाड़ियां, ऊंची घास या पहाड़ी गार का होना भी जरूरी है, ताकि मस्किन के लिए शेर को ठिकाना मिल सके। शेर गुफा में ही रहता है ना, तो उसको ऐसी जगह चाहिए जहां ये तमाम सहूलतें पाई जाती हैं, वहीं शेरों के ठिकाने होते हैं। तो हमने शेरों के बारे में जाना कि उसकी क्या क्या आदतें होती हैं। अब इंसान को रेशम कहाँ से हासिल होता है? परिंदों को दरख्तों का फायदा किस तरह होता है? बंदरों को दरख्तों का फायदा किस तरह होता है? दीमक से दरख्त खोखला हो जाए तो क्या होता है? तो जानते हैं हम इनके बारे में कि इंसान अपनी कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवर पालता है। वो पालतू जानवरों से बेहद मोहब्बत करता है, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है, इनको गिजा पानी देता है। जानवर बीमार हो जाए तो उनका इलाज कराता है। ये बात तो है ना। कहीं आपके घर में कोई पेट है क्या? हमारे यहाँ तो है, डॉगी है मेरे पास, बहुत प्यारा सा है। तो आप आपके घर में जो भी पेट अगर आपने पाले हैं ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि इन जानवरों से भी इंसान को कई चीजें हासिल होती हैं। दूध, गोश्त, अंडे जैसी गिजा अशिया इंसान को जानवरों से मिलती हैं। कुछ जानवर बोझ उठाने यानी बार बर्दारी और गाड़ियां खींचने के काम आते हैं। जर्रात जैसे सख्त मेहनत का काम करने के लिए भी वो पालतू जानवरों से मदद लेते हैं। पहले देखो गाय भैंसों से खेतों में काम लिया जाता था ना, अभी घोड़े को भी यूज किया जाता है। इसी तरह से गाड़ियां खींचने के लिए घोड़ा होता है, हाथी से भी खींचा जाता है ना। कुत्ता घर की रखवाली करता है, भेड़ से इंसान को ऊन हासिल होता है, और पालतू जानवर भी इंसान से मानूस हो जाते हैं। जब हमारे साथ रहते हैं तो वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या आप जानते हैं पालतू जानवरों के फाजत मादे यानी उनका जो छिच्ची वगैरह होते हैं ना, फजला, भी इंसान के लिए मुफीद होते हैं। कैसे? गाय भैंस के गोबर से उपले बनाए जाते हैं, यानी जो चूल्हा जलता है ना, जिससे दीवारों पे ऐसा गूंथते हैं उसको और दीवारों पे सुखा देते हैं गोल गोल, और उससे चूल्हा जलता है, उपले उसे कहा जाता है। तो एतराफ पजीर होते हैं। कई देही इलाकों में उपले ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उपलों को जलने से धुआं पैदा होता है। देखो है ना, मैंने अभी आपको वही बताया। गाय और भैंस
क्यों गोबर से एहतराक पसीर गोबर गैस तैयार की जाती है। इस गैस के जलने से धुआं पैदा नहीं होता, इसे भी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी खाना पकाने के लिए ईंधन जो होता है उसके लिए यूज होता है। अब मिट्टी के घरों को लेपने पोतने के लिए गोबर का इस्तेमाल होता है। अब गाय भैंस के गोबर से गोबर खाद, बकरियों और भेड़ों की मेंगनियों से मेंगनी खाद तैयार होती है। किसान ये खाद खेती में इस्तेमाल करते हैं। जानवर हमारे दोस्त होते हैं, चलो हम इसके बारे में देखते हैं। इंसान को जिस तरह हैवानात की जरूरत होती है उसी तरह नबातात की भी जरूरत होती है। यानी पेड़ पौधों की, अनाज, सब्जियां, फल वगैरह इंसान को नबाताती से हासिल होते हैं। इंसान को फूल भी बहुत पसंद होते हैं। मुख्तलिफ मौकों पर हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। हमें बहुत फूल भी नबाताती से हासिल होते हैं। सूती कपड़ों के लिए दरकार कपास भी नबातात से ही मिलती है। कपास यानी रुई, कापुस, जिससे हम कान के बड को भी यूज करते हैं, और कपड़ा और धागा भी कपास से ही बनाए जाते हैं। हमारी जरूरतें पूरी करने वाले नबातात की हम ज़ाब्ता तरीके से काश्त करते हैं, बीज बोते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें ठीक तरह पानी मिले, जरूरत के मुताबिक खाद देते हैं। कीड़ों से बचाने के लिए कीड़े मार दवा का छिड़काव करते हैं। अब नबातात से भी हमें खूब फसल देती है और हमारी जरूरतें भी पूरी करती है। माहौल के दूसरे जानदारों को भी गिजा माहौल में ही हासिल होती है। गिरगिट भूख लगने पर कीड़े खाता है। चंद किस्म के सांप, चूहे और मेंढक खाते हैं। शेर हिरन खाता है। बकरियां और भेड़ें दरख्तों के पत्ते खाती हैं। गाय भैंस घास खाते हैं। यानी तमाम जानदारों को इनकी गिजा माहौल ही से हासिल होती है। नया लफ्ज सीखिए बच्चों, शजरी हैवानात किसे कहते हैं? जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा वक्त दरख्तों पर गुजारने वाले हैवानात शजरी हैवानात कहलाते हैं। याद रखिएगा। अब बंदर और गिलहरी ऐसे हैवानात हैं जो दरख्तों पर ही रहते हैं। इससे उनको कुछ फायदा भी होते हैं। ऊंचाई पर रहने से उन्हें दुश्मनों से भी हिफाजत करना आसान होता है। इसके अलावा फल खाकर वो अपना पेट भरते हैं। उन्हें शजरी हैवानात कहते हैं। जिन दरख्तों के सहारे वो जिंदा रहते हैं, इन दरख्तों को वो गैर महसूस तरीके से मदद भी करते हैं। शजरी हैवानात इधर उधर जाते हैं। उनके फासद मादों को जरूरत जरिए फलों के बीज माहौल में हर तरफ फैल जाते हैं। इसलिए नई जगह पर वो दरख्त उगते हैं, मदद मिलती है। बाज किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। अब शजरी हैवानात के बारे में हमने जाना। क्या आप जानते हैं भैंस के पीठ पर बगला क्यों बैठता है? घास के इलाके में भैंस चरती है, इस वक्त उसकी पीठ पर बगला आ बैठता है। उसकी क्या वजह हो सकती है? अब नित नए किस्म के कीड़े एक किस्म के बगले की गिजा है। खास में अब यहाँ पे घास में जो काफी कीड़े होते हैं ना, वो बगले को घास में ठीक तरह नजर नहीं आते, इसलिए बगला उन्हें पकड़ नहीं सकता। इसी घास में भैंस चरती है, तो चरते वक्त हुए जो कदम आगे बढ़ाती है ना, तो उसके पैर जहां पड़ते हैं उसके आसपास के जो कीड़े हैं ना घबरा कर उड़ते हैं। तो भैंस पर बैठा हुआ बगला उन्हें क्या करता है? आसानी से पकड़कर खा जाता है। अच्छी है ना ये तरतीब। तो मौसम के लिहाज से जानदारों में होने वाली तब्दीलियां मालूमात हासिल कीजिए। पहला है कि आम के दरख्त पर जो फूल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साल के किस महीने में आम के दरख्त पर फूल आते हैं? दूसरा है कि क्या बरगद के दरख्त पर साल भर पत्ते रहते हैं? तीसरा है कि बारिश में हर तरफ नजर आने वाले मेंढक गर्मा में क्यों नजर नहीं आते? चौथा है कि जामुन किस मौसम में आते हैं? तो चलिए इनको डिटेल से जानेंगे कि हमारे मुल्क में गर्मा, बारिश और सरमा यानी 3 मौसम जो है वो गर्मा में हमें खूब गर्मी महसूस होती है। उस वक्त हम सूती कपड़े पहनते हैं कॉटन के। पानी में भी ज्यादा, पानी भी हमें बहुत लगता है, हम पानी भी ज्यादा पीते हैं। और बारिश के दिनों में बाहर जाते हुए भीगने से बचने के लिए हम क्या करते हैं? छतरी या इरला इस्तेमाल करते हैं, रेनकोट। और कुछ लोग रेनकोट भी इस्तेमाल करते हैं। ये इरला ये है जो औरत ने पहन रखा है। सरमा में सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं, ऊन और स्वेटर। जिस तरह इंसान पर तीनों मौसमों का असर होता है, उसी तरह दूसरे जानदारों पर भी होता है। जानदारों की दुनिया में मौसम के लिहाज से होने वाली तब्दीली हर साल हमें नजर आती है। सरमा के मौसम में पतझड़ का मौसम भी सरमा के मौसम को कहते हैं, क्योंकि सरमा में कई दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। जैसे सर्दी शुरू होती है ना, उसके पत्ते झड़ने लगते हैं। जिन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं उनमें से अक्सर के जिस्म के बाल घने होते जाते हैं, जिससे खुद ब खुद सर्दी से उनकी हिफाजत हो जाती है। अब भेड़ों को, कुछ किस्म की बकरियों और कुछ किस्म के खरगोशों में तो ये बालों का बढ़ना साफ नजर आता है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आम के दरख्त पर फूल लगने लगते हैं।
हैं और इब्तिदाई हो जाती है। इन फूलों की मोरिया बोर कहते हैं। जो फूल लगते हैं ना उन्हें मोरिया बोर कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो लगे हुए हैं। अब नया लफ्ज सीखिए, कोपल। कोपल यानी कोपल फूटती है ना दरख्तों में, तो दरख्तों पर आने वाली नई पत्तियां, ये पत्तियां सुर्खी माइल होती हैं, हल्की हल्की लाल, बढ़ने के साथ साथ इनका रंग हरा होता जाता है। अब यहाँ पे है कि फरवरी का महीना खत्म होते होते सर्दी में कमी होने लगती है और मार्च महीना शुरू होते ही गर्मी महसूस होने लगती है। सरमा खत्म होकर गर्मा का मौसम शुरू हो जाता है। तकरीबन उसी वक्त दरख्तों की कोपलें फूटती है। जंगल में हर तरफ सुर्ख रंग की नरम नाजुक कोपलें नजर आती है। कोयल की सुरीली आवाज भी कई जगह सुनाई देती है। अब यहाँ गर्मा के मौसम में बाजारों में आम और तरबूज बड़ी तादाद में दस्तयाब होते हैं। इन फलों का मौसम ही होता है। महाराष्ट्र में हर जगह आम के दरख्त हैं, लेकिन कोकन आम के लिए मशहूर है। याद रखिएगा, कोकन जो है वो आम के लिए मशहूर है और गर्मा के दौरान कोकन में आम के साथ साथ काजू का भी मौसम होता है। पहाड़ों के ढलवानों में हर तरफ काजू की झाड़ियों को लाल पीले बोंडे लगे हुए होते हैं, गुच्छे यानी। जून महीने में आसमान पर हर तरफ काले बादल नजर आते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, तब तक बाजार में कटहल, करौंदे और जामुन मिलने लगते हैं। घास और बरसात के मौसम में उगने वाली दूसरी चंद नबातात के बीज हर तरफ बिखरे हुए होते हैं। बारिश होते ही इनमें अखवा निकलता है और घास और दूसरे चंद नबातात बढ़ने लगती हैं। इस इतराफ में हर तरफ सब्जा आंखों को ठंडक पहुंचाता है। कभी कभार शाम में 7 रंगों के कौसे कज़ा नजर आती है, यानी ये 7 रंग का कौसे कज़ा यानी देख रहे हैं आप, नजर आती है। हर तरफ बारिश होते ही मेंढक नजर आते हैं। कभी कभी एक सुर में इनकी टटर सुनाई देती है। बरसात खत्म होते ही दोबारा सरमा का मौसम आ जाता है और ठंड बढ़ जाती है, जिससे मेंढकों को तकलीफ होती है। वो जमीन के अंदर जाकर सो जाते हैं। उनकी इस नींद की मुद्दत 7 से 8 महीने तक होती है, यानी 7 से 8 महीना वो फिर बाहर नहीं दिखाई देते। अनाज के लिए हम खेती यानी ज़रात पर मुनहसर होते हैं। बरसात, सरमा, गर्मा जैसे मौसमों में खेती के मखसूस काम किए जाते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगती है। हमने क्या सीखा? हमारी और दूसरे जानदारों की जरूरतें माहौल से ही पूरी होती हैं। हर किस्म के जानदारों की जरूरत मुख्तलिफ होती है। दूसरा है कि बंदर और गुलहरी शिजरी हैवानात हैं। इनको दरख्तों की वजह से सहारा और गिजा मिलती है। इनके फासद मादों यानी फजले के जरिए इस दरख्त के बीच हर तरफ फैल जाते हैं, जिसकी वजह से नई जगह पर दरख्त उगते हैं। बाज किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है यहाँ पे कि हर किस्म में जानदारों की जरूरतें जहाँ पूरी होती हैं वो वहीं पाए जाते हैं। शेर की जरूरतें घास के इलाकों में पूरी होती हैं, इसलिए शेर घास के इलाकों में पाया जाता है। जो नबातात आबी नबातात नहीं होती वो दलदली इलाकों में नशोनुमा नहीं पाती। चौथा और आखिरी पॉइंट है कि मौसम की तब्दीली का असर जानदारों पर होता रहता है। सरमा में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और जिन जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं वो और घने हो जाते हैं। गर्मा की इब्तिदा में दरख्तों को कोपलें निकलती हैं। बरसात में हर तरफ हरियाली नजर आती है। मेंढक दिखाई देते हैं। किसान बहुत मेहनत से अनाज उगाते हैं। तो इसे हमेशा जहन में रखिए कि मौसम के मुताबिक माहौल में तब्दीलियां होती रहती हैं। जानदारों को इन तब्दीलियों से मुताबिकत पैदा करना पड़ता है। मश्क है बच्चों, यहाँ पर हमारे सबक पढ़कर पूरा हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए इस सबक के सवाल जवाब पूरे करें। सवाल जवाब के लिए मैं जाऊंगी सवाल जवाब के स्लाइड पर और इसके लिए लूंगी मैं यहाँ पर रंग, एक पेन ले लूंगी जिसमें कलर से मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊंगी कि कहाँ पे ये क्या हमारे पॉइंट खास है जो आपको इसे नोट कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है रेड कलर का पेन। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा ईवीएस का चौथी जमात का ईवीएस पार्ट 1 है। ये इसका सबक नंबर 2 है, जानदारों के बाहमी ताल्लुक। ठीक है, तो इससे पहले हमारे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें 10वीं जमात के 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं और अब ये चौथी और तीसरी जमात का भी हमारा ईवीएस का हम यहाँ पे सब्जेक्ट
चालू करके रखे हैं, सवाल जवाब और उसके साथ हम आपको पेश कर रहे हैं। 11 स्टैंडर्ड के लिए भी बच्चों हमारा एक चैनल है जिसका नाम है एक्सीलेंट क्लासेस। जिसको भी डॉक्टर बनना हो उसे एमसीक्यू सॉल्विंग क्लासेस के लिए आप मेरा वो चैनल यूज कर सकते हो। आपके बड़े भाई बहन हो तो उन्हें जरूर बताइएगा ताकि उन्हें भी घर बैठे आसानी से जवाबात मिले। तो चलिए यहाँ पर इस सबक के सवालात देखते हैं। दरसी किताब का सवाल अलिफ, क्या करेंगे भला? नसरीन बानो को गर्मा के ऐन दोपहर में छुट्टियों में मुश्किलाती क्लास के लिए जाना है। उसको धूप से तकलीफ ना हो इसके लिए जरूरी हिदायत देना है। तो यहाँ पे जवाब है इसका कि धूप में निकलने से पहले सर पर स्कार्फ लपेट लें, साथ में पानी की बोतल रखें और ढीली सूती कपड़े जो होते हैं ना वो पहनकर जाए। बे में सवाल है यहाँ पे कि जरा गौर तो कीजिए। पहला है कि खेत में फसल तैयार है, ऐसे वक्त में तेज बारिश से खेत में पानी जमा हो जाए तो फसल सड़ जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो जवाब हम देखेंगे, एक का जवाब है ये, फसल में जरूरत के मुताबिक ही पानी डाला जाता है लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से पौधे सड़ने लगते हैं। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पे सवाल कि किस साल बारिश कम हो तो फसल क्यों नहीं होती? तो ये है इसका दूसरे का जवाब देंगे हमने। यहाँ पे 3 मैंने गलत लिख दिया था तो ये दूसरा नंबर है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको समझेगा। तो जवाब है कि पौधों को कम पानी मिले तो वो सूखने लगते हैं। अब अगला है कि तीसरा सवाल के दामन सांप की एक किस्म है, वो खेत के आसपास क्यों रहता है? दामन सांप, ठीक है, चलो हम इसके बारे में जानेंगे। जवाब है तीसरे का कि दामन सांप किसान का दोस्त होता है, दोस्त जैसा होता है, वो किसी को नहीं काटता। वो उसका जहर जो है ना ज्यादा मतलब वो नहीं होता कि अगर वो काट भी ले ना तो किसी को चढ़ता नहीं है उसका। वो ज्यादातर खेत के आसपास ही पाया जाता है। खेत के करीब रहने से कोई खेत की रखवाली भी हो जाती है और साथ ही गिजा भी उसे मिल जाती है। चूहा, मेंढक, टिड्डे उसकी खुराक है, वो यही सब खाता है और ये सब उसे खेत के में ही मिलते हैं ना, तो ये जहरीले भी नहीं होते। इनके रंग होते हैं, इनके कई तरह के रंग होते हैं जैसे पीला, काला, ये उनके कलर होते हैं। उनकी जो लंबाई है ना वो 3 मीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो बच्चों ये याद करिएगा। अगला सवाल है चौथा कि बर्फानी इलाकों के जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं, इनके जिस्म पर बाल घने होते हैं या पतले, इसकी क्या वजह है? तो जवाब है यहाँ पर चौथे का कि बर्फानी इलाकों के जानवरों के सर्दी आते ही बाल घने होने लगते हैं। ये कुदरती निजाम की वजह से सर्दियों में उन्हें राहत मिलती है। अब अगला यहाँ पर जीम का सवाल है कि मालूमात हासिल कीजिए। पहला है कि झेल में दिए हुए महाराष्ट्र के इलाके किन फलों के लिए मशहूर है? तो पहला है नागपुर, तो यहाँ पे मशहूर क्या फल है? संतरा। बे में है घोलवाड़, घोलवाड़ में क्या फल मशहूर है? तो सपोटा। ठीक है, एक सपोटा यानी आंवला होता है ना, एक आंवला होता है वो गोल गोल होते हैं और एक आंवला होता है, देखिए वो जो स्कूल के पास जो बेर वगैरह बेचते हैं, पेरू और खट्टी खट्टी सारी चीजें वहां बेचते हैं ना, वहीं पे आंवला भी होता है। लंबा लंबा शेप होता है और वो भी खट्टा मीठा होता है, बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। और जीम में हम देखेंगे सासुड़ में क्या है, कौन सा फल मशहूर बहुत है? तो अंजीर वहां बहुत उगते हैं और साल भर यहाँ के अंजीर जो है वो पूरे महाराष्ट्र में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब देवगढ़ जो है यहाँ पे अल्फांसो आम जो होता है ना, जिसको हम आपूस आम भी कहते हैं, अल्फांसो होता है वो, उसकी यहाँ ज्यादा पैदावार होती है। हे में हम देखेंगे जलगांव में केला जो है वो बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि मालूम कीजिए कि इन फलों के दरख्त इन मखसूस इलाकों ही में क्यों नशोनुमा पाते हैं। मालूमात हासिल करके लिखिए, महाराष्ट्र के नक्शे में ये इलाके बताइए, अपने हम जमातों को भी ये मालूमात दीजिए। तो बच्चों ये वाला जो जवाब है ये आपको खुद करना है। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पता करना है कि भारत के नक्शे में ये जगह कहाँ दिखती है और ये जो फल है ये यहाँ पर आपने कैसे मतलब पाए जाते हैं, उनको अपने दोस्तों में बताइए। दाल का सवाल है कि झेल के सवालों के जवाब लिखिए। सवालों के जवाब, पहला सवाल है कि हमको नबातात से क्या फायदे हैं। माहौल में मौजूद कई नबातात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। फल, अनाज, सब्जियां, सूखे मेवे हमें नबातात ही से दस्तयाब होते हैं। नबातात में हमें खूब फसल देती है और हमारी जरूरतें पूरी करती है।
अगला सवाल दूसरा है कि शजरी हैवान किसे कहते हैं? तो जवाब है कि जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा वक्त दरख्तों पर गुजारने वाले हैवानात शजरी हैवानात कहलाते हैं। ये जो है इसमें कौन कौन आता है? देखिए अभी हमने सबक में जाना, बंदर और गिलहरी, ये ज्यादातर पेड़ पर ही रहते हैं, उन्हीं को शजरी हैवानात कहते हैं। अगला सवाल तीसरा है कि मार्च महीने की शुरू होते ही दरख्तों में क्या तब्दीली आती है? तो जवाब है यहाँ पर कि मार्च महीना शुरू होते ही गर्मी महसूस होने लगती है। तकरीबन इसी वक्त दरख्तों की कोपले फूटती हैं। जंगल में हर तरफ सुर्ख रंग के नरम और नाजुक कोपले नजर आती हैं। कोयल की सुरीली आवाज भी कई जगह सुनाई देती है। जब कोपले फूटती है ना तो वहीं पर कोयल भी बैठती है और वो अपनी सुर सुनाती है, जो आवाज आती है ना, कुहू कुहू। अब हे में है जवाब, खाली जगह पुर कीजिए। पहला है इंसान अपनी कुछ डैश पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवर पालता है, जरूरतें। दूसरा है सवाल, नबातात को कीड़ों से बचाने के लिए हम डैश दवा का छिड़काव करते हैं, कीड़े मार दवाओं का। तीसरा है सरमा के मौसम को डैश का मौसम भी कहते हैं, पतझड़ का मौसम। चौथा है डैश खत्म होते ही दोबारा सरमा का मौसम आता है, बरसात। ठीक है, तो ये हमारे पूरे हो गए। तो सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, मौसम की वजह से जानदारों में क्या तब्दीली होती है इसका मुशाहिदा करके लिखिए। ये बच्चों आपको अपने ओन से ही करना है। तो यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक जरूर दीजिए, मुझे इससे बहुत हौसला मिलता है, बहुत हिम्मत और बहुत खुशी होती है कि ये बच्चे जो हैं मेरे सवाल जवाब से फायदा उठा रहे हैं। और उर्दू मीडियम के बच्चों में आपस में बहुत शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन काम में सारे सवाल जवाब घर बैठे मिले, उन्हें कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े। और कोई भी कमेंट अगर आपको करना है तो इस सबक में जो भी डाउट आपके जहन में होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।